बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है जी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू आज हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टेटमेंट है जी, व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव passes through the magnetic field it experiences a force which is given by। कि जब मैग्नेटिक फील्ड में से चार्ज पार्टिकल पास करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी। वो फोर्स क्या होगी जी? Q इंटू वी क्रॉस बी। कि जब चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में से पास करेगा तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी। तो आज के इस टॉपिक में हम यही मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन की डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बुक का पेज नंबर है जी 58। तो 58 पे हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास टू मेटल रेल्स थी जिनके ऊपर हमने एक कंडक्टर को पुट किया था और जब हमने यहाँ से बैटरी कनेक्ट की थी तो करंट जो है वो इस कंडक्टर में से पास कर रहा था। तो करंट के फ्लो करने की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया था। वो मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा था तो तब इस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सर्ट हुई थी। उस फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। वो क्या थी जी? F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। वही हमने इक्वेशन यहाँ पे राइट किया जिसको नाम दिया जी इक्वेशन 1 का। तो ये कौन सी फोर्स है जी? कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स है। तो इस तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कंडक्टर के अंदर जितने तमाम चार्जेस फ्लो कर रहे थे उन चार्जेस पे लगने वाली जो फोर्स है वो क्या थी? FL इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। तो आज के इस टॉपिक पे हमें एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स हमने फाइंड नहीं करनी, बल्कि कंडक्टर में जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उन चार्जेस में से एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू को आज हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा आज का टारगेट है। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में अगर मैं दो चेंजेस कर दूं, नंबर 1 कि अगर मैं इस I की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दूं, और नंबर 2 कि इस L को मैं ऐसे पैरामीटर से रिप्लेस कर दूं कि जो एक सिंगल चार्ज की वैल्यू के साथ रिलेट कर रहा हो या सिंगल चार्ज के साथ रिलेट कर रहा हो, तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट क्या है जी? नंबर 1 इस इक्वेशन में मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, और नंबर 2 मैं L को एक ऐसे पैरामीटर के साथ रिप्लेस कर दूँ जो कि एक सिंगल चार्ज की वैल्यू से रिलेट कर रहा हो, तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टारगेट माइंड में बिठाएं कि एक I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस L को एक दूसरे ऐसे पैरामीटर के साथ रिप्लेस करना है जो कि एक सिंगल चार्ज की वैल्यू के साथ रिलेट कर रहा हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक को कुछ इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टॉपिक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें जो हमारे पास कंडक्टर की लेंथ थी उसमें से कुछ पार्ट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो वही हमारे पास कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे हमने उसका कुछ सेगमेंट लेंथ कंसीडर किया, जिस कंडक्टर की लेंथ क्या है जी? L, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है जी? A। अब इस कंडक्टर में जो चार्जेस हैं वो हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किए। तो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे लिए हैं और वो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि इस कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। और इस कंडक्टर को हमने एक वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यहाँ पे शो करके दिखाई गई है। तो अब इसका मतलब इस चार्ज पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब इस चार्ज पे एक फोर्स भी एक्सर्ट होगी। उस फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जो इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितनी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं उनको पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, फिर हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है जी लेंथ ऑफ द वायर सेगमेंट L। इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है जी? L है।
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर या कंडक्टर हमारे पास क्या है जी, एरिया ए है, और वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय एल। एरिया में 2 साइड्स होती हैं, लेंथ में 1 साइड होती हैं, 2 को अगर एक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइड्स आ जाएंगी। 3 साइड्स किस में होती हैं, वॉल्यूम में होती हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे n चार्जेस होंगे, उसे हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन दी वायर क्या होंगे, n इंटू ए इंटू एल, कि हमारे पास इस कंडक्टर की या वायर की लेंथ l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, उसमें कितने चार्जेस होंगे जी, n होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ द चार्ज इन दी वायर, वो क्या होंगे, n इंटू ए इंटू एल, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है। उसके बाद है जी चार्ज ऑन ईच कैरियर। एक चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सिंगल चार्ज की, उसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है Q से। टोटल चार्ज डेल्टा Q दैट एग्जिस्ट, यानी कि इस कंडक्टर में या वायर में जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उनको हम डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल होंगे जी, Q इंटू एन इंटू ए इंटू एल। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज डेल्टा Q होंगे जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जिसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया हुआ है। उसके बाद है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ईच चार्ज। जो चार्ज की वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट टू राइट उसकी डायरेक्शन है, और वेलोसिटी को किस सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है जी, v से। तो यहाँ पे हम जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो v आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जब चार्ज यहाँ से मूव करके इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, लेट्स सपोज इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं जी सी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है जी, डी पॉइंट है। तो जब चार्ज इस सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे तो इसका मतलब उन्हें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो डेल्टा टी टाइम क्या होगा जी, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो स्पीड के फार्मूले से हमने डेल्टा टी को कैलकुलेट किया है। तो डेल्टा टी बराबर आ जाएगा जी डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस कंडक्टर या वायर की जो लेंथ है वो क्या है जी, एल। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्पीड हमारे पास क्या है जी, वी। तो डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया, एल ओवर वी के इक्वल आ गया, जिसे हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम इस करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और फिर इस इक्वेशन में आई की वैल्यू पुट करेंगे और एल को रिप्लेस करेंगे एक ऐसे पैरामीटर के साथ जो कि एक सिंगल चार्ज की वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारा टारगेट क्या है जी, आई को कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं करंट किसके बराबर होता है जी, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी के। अब डेल्टा क्यू हम जानते हैं, ये डेल्टा क्यू है इक्वेशन 3 में, और डेल्टा टी हमारे पास इक्वेशन 4 में है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा जी, क्यू एन ए एल, और डेल्टा टी किसके इक्वल है जी, एल ओवर वी। तो ये एल ओवर वी आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर से देखिएगा, एल एल से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये एल एल से कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू एन ए, और ये वाला वी डिवाइड हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5। तो ये आ गया जी हमारे पास करंट आई की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर हम करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो दूसरा टारगेट क्या है कि इस एल को किसी एक और पैरामीटर के साथ रिप्लेस करें जो कि एक सिंगल चार्ज की वैल्यू के साथ रिलेट कर रहा हो। तो अब हम इसको आई को इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इस इक्वेशन 1 को मैं दोबारा लेने लगा हूँ। तो दोबारा लेते हैं जी, एफ एल वैसे का वैसे, इस आई की जगह स्टूडेंट्स, इस आई की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिखने लगा हूँ, ये वाली वैल्यू। तो देखें जी, आई की जगह हमने लिखा एन ए क्यू इंटू वी, और ये एल क्रॉस बी वैसे का वैसे लिखा हुआ है, एल क्रॉस बी। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में गौर कीजिएगा कि इस इक्वेशन में ये जो v इंटू एल वैक्टर फॉर्म शो की गई है, जिसको मैंने रेड लाइन से यहाँ पे शो किया हुआ है, इस फैक्टर को हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, इसी v एल वैक्टर को मैं लिख सकता हूँ, ये वाला v वैसे का वैसे, एल वैक्टर है तो वैक्टर की जगह मैं एल यूनिट वैक्टर इंटू एल का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं एल यूनिट वेक्टर को लिख सकता हूँ ना, एल वेक्टर ओवर एल का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मैं इस एल वेक्टर को लिख सकता हूँ एल यूनिट वेक्टर इंटू एल की मैग्नीट्यूड।
तो अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा कि ये वी एल वेक्टर वैसे का वैसे, ये वाली जो चीज़ है ये वाली v, इसको मैं वैसे का वैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये जो l यूनिट वेक्टर है इस l यूनिट वेक्टर को मैं v यूनिट वेक्टर के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, और ये वाला जो l है ये l वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स l यूनिट वेक्टर को मैंने v यूनिट वेक्टर के साथ रिप्लेस क्यों किया, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। यहाँ पे भी मैंने शो किया हुआ है कि जो l यूनिट वेक्टर है वो बराबर है जी v यूनिट वेक्टर के। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में थोड़ा सा गौर से देखें कि जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम v कैप से। ठीक है, तो लेंथ भी तो हमारे पास इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि लेंथ की डायरेक्शन वो हम लेते हैं जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो, जो हमारे पास चार्जेस के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास लेंथ की भी डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये प्रीवियस टॉपिक में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो हमारे पास जो लेंथ की डायरेक्शन होगी वो इस करंट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो भी इसी तरफ होगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, लेंथ की डायरेक्शन है। तो अगर आप गौर से देखें लेंथ की और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है जी, सेम है, सेम है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इस इक्वेशन में जो L यूनिट वेक्टर मतलब लेंथ की जो डायरेक्शन है वो V की डायरेक्शन जैसी है। तो ये वाली चीज़ मैंने वैसे लिख दी, ये वाला V मैंने वैसे लिख दिया, इस L कैप की जगह मैंने V कैप लिख दिया और ये वाला L वैसे का वैसे लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। तो मैंने क्या किया इस इक्वेशन में, सिर्फ L कैप की जगह V कैप लिख दी है, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन क्या है जी, सेम है। तो अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा, ये वी एल वेक्टर वैसे का वैसे लिखा इज इक्वल टू v इंटू वी कैप को मैं v वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों, जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास v यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, v यूनिट वेक्टर बराबर होगा जी v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से v वेक्टर को फाइंड करें, v वेक्टर इज इक्वल टू ये v यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय v का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब जहाँ पे v का मैग्नीट्यूड इंटू v कैप है वहाँ मैं v वेक्टर लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह v इंटू वी कैप की जगह v वेक्टर लिख दिया और ये वाला l वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, क्या आ गई जी, v इंटू एल वेक्टर बराबर होगा v वेक्टर इंटू l। तो अब इक्वेशन ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो दोबारा ये वाली इक्वेशन लेने लगा हूँ जी, एफ एल वैसे का वैसे, एन ए क्यू वैसे का वैसे, इस v इंटू एल वैक्टर की जगह v वैक्टर इंटू एल लिख सकता हूँ। ठीक हो गया जी, और ये वाला क्रॉस इंटू b वैसे का वैसे आ गया। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, एफ एल वैसे का वैसे, एन ए क्यू वैसे का वैसे। अब हमें पता है कि जो क्रॉस या डॉट हम तब लेते हैं जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों। तो डॉट या क्रॉस दो वेक्टर्स के बिटवीन लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक वेक्टर है और दूसरा ये है। तो इसका मतलब इस एल को जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पहले लिख देता हूँ ब्रैकेट से बाहर और अंदर लिख देता हूँ v क्रॉस b। तो अब देखें क्रॉस दो वेक्टर्स के बिटवीन शो किया गया है। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 6। तो अब देखें ज़रा गौर से, जहाँ पे हमारे पास L वेक्टर फॉर्म थी उसको हमने एक ऐसे पैरामीटर से रिप्लेस कर दिया है जो कि एक सिंगल चार्ज की वैल्यू से रिलेट कर रही है। वो क्या है जी, वो है हमारे पास v। तो एक सिंगल चार्ज पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने शो की है वो क्या है जी, v। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जी 6। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास जो फोर्स आई है ये उस कंडक्टर के अंदर जो तमाम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उन पे लगने वाली फोर्स आई है, जबकि हमें तो चाहिए ईच चार्ज पे लगने वाली फोर्स। एक चार्ज सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इसी इक्वेशन से अब मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज कैरियर। तो सिंगल चार्ज कैरियर पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है जी, तो फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल फोर्स हमारे पास क्या आई है,
FL डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर या वायर, वो क्या है जी NaL। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी टोटल नंबर ऑफ चार्ज की जगह NaL। क्लियर है जी यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें, इक्वेशन 6 में दी गई है NaQL इंटू V क्रॉस B, और ये वाली चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये N से कैंसिल हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, L से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो ये वो रिजल्ट आ गया है जो हमने फाइंड करना था या जिस इक्वेशन को हमने प्रूव करना था। तो ये सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स आ गई है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे यहाँ पे, फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो फिर जो Q है वो प्लस E के साथ आप रिप्लेस कर देंगे, F इज इक्वल टू प्लस E इंटू V क्रॉस B इक्वेशन बन जाएगी। और अगर आपके पास चार्ज नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हैं, तो फिर जो Q है वो क्या होगा, उससे आप रिप्लेस कर देंगे जी माइनस E के साथ। तो इसकी जगह आप लिख देंगे Q की जगह माइनस E और V क्रॉस B वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए जी, नेगेटिव चार्ज के लिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब अगर इस फोर्स की मैग्नीट्यूड आपने लिखनी है तो क्रॉस को ख़त्म करें, Q इंटू VB साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम में ये जो फोर्स की हमने डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे आई है। तो इसको हम राइट हैंड रूल अप्लाई करके फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो हमने फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम बुक की तरह राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट भी रूल अप्लाई करके देखेंगे, और फिर उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट रूल भी अप्लाई करके चेक करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकती है। तो सबसे पहले राइट हैंड पाम रूल में याद रखिएगा कि जो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड की फिंगर्स होंगी वो आपके मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, जो थंब होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो आपका पाम होगा वो परपेंडिकुलर टू द पाम विल बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो पाम जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे हम अप्लाई करें तो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो याद रखिएगा और गौर से देखिएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप थंब सेट करें, तो इसके मुताबिक ये मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब सेट कर लिया। अब फील्ड लाइंस क्या हैं, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये मैंने फिंगर सेट कर लीजिए अपवर्ड। अब ये पाम मुझे फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, तो ये किस तरफ है, आपकी तरफ, तो इसका मतलब ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे, चूंकि मैं एक लाइन ड्रा नहीं कर सकता तो इसीलिए मैंने उसको डाउनवर्ड शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, राइट हैंड पाम रूल यूज़ किया। इसके अलावा अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि जो वेलोसिटी V है उसको अगर B की तरफ मैं रोटेट करवाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा जी, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये वाला रूल हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब इसका मतलब अगर V को B की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो V को अगर B की तरफ हम रोटेट करवाएं तो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, V को मैं B की तरफ स्मॉल एंगल यूज़ करते हुए V को अगर B की तरफ रोटेट करवाऊं तो ये थंब मुझे बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन। अब भी थंब आपकी तरफ आ रहा है, तो अगर V को B की तरफ रोटेट करवाएं तो थंब आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो कि ये बनेगी। तो इस तरह से अगर ये वाला हम अप्लाई कर चुके हैं तो अब हम फ्लेमिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लेमिंग आप चाहे लेफ़्ट वाला हैंड यूज़ करें चाहे राइट वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन निशानी याद रखें आप। पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताने लगा हूँ। अगर आप राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं तो फिर स्टेप फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप इसको सेट करेंगे, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन बताएगी, और जो सेकंड फिंगर होगी ये फील्ड की डायरेक्शन में आपने सेट करनी है। थंब जो है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये करंट या वेलोसिटी भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स की डायरेक्शन। अगर आप लेफ़्ट वाला यूज़ करना चाहते हैं तो फिर थंब फोर्स ही बताएगा, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन अगर ये करंट है, राइट हैंड में ये करंट है, तो लेफ़्ट में ये फील्ड होगा,
यहाँ पे आपने चेंज करना है। और सेकंड फिंगर राइट में क्या होगी, बी की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ जो सेकंड फिंगर होगी लेफ्ट हैंड की, वो हमें करंट में सेट करनी होगी, करंट की डायरेक्शन में उसको लेना होगा, ठीक है। तो फोर्स जो है वो सेम रहेगी। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, चाहे राइट वाला हैंड जो है वो आप यूज़ करें, दोनों तरह से फोर्स की डायरेक्शन ठीक ही फाइंड आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। मैं राइट वाला यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो इस फिंगर को आप राइट साइड में सेट कर लें। सेट होगी जी। अब मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड है डायरेक्शन, तो ये आपने सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर ली। थंब को जैसे ही छोड़ोगे, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थंब आपकी तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन यहाँ होगी। तो अब चूँकि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको डाउनवर्ड शो करेंगे, तो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। इसी तरह अगर आप लेफ्ट वाला हैंड यूज़ करना चाहते हैं तब भी ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने फिंगर सेट करनी है, तो ये सेट कर ली। अब फील्ड देखें, अपवर्ड है वर्टिकली, तो ये अपवर्ड आ गई फिंगर। थंब को जैसे ही छोड़ोगे ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, तो थंब आपकी तरफ आ रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो कोई भी आप यहाँ पे रूल अप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन को ईजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम एक पॉजिटिव चार्ज Q को विद वेलोसिटी v इस फील्ड के अंदर इन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर इस वेलोसिटी v की डायरेक्शन देखें तो वो ये हमारे पास बन रही है, हमने यहाँ पे साइड पे ड्रा कर ली, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन रही है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता रहे हैं, v की डायरेक्शन भी उसने यहाँ पे शो की हुई है। अब वो कहता है कि जब चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन होगा तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, लेफ्ट होगी, राइट साइड पे होगी, किस तरफ होगी, ये आपने फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, ये हमारे पास v की डायरेक्शन, ये हमारे पास b की डायरेक्शन। v को अगर b की तरफ हम रोटेट करवाएं तो थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये देखें, v को b की तरफ स्मॉल एंगल यूज करते हुए v को अगर b की तरफ रोटेट कराऊं तो थंब आपकी तरफ आ रहा है, आउट टू द पेज आ रहा है। तो आउट टू द पेज हो तो इसको अपवर्ड शो किया जाता है, इन टू द पेज को डाउनवर्ड शो किया जाता है। तो इस तरह से मेरे पास ये फोर्स आ गई वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्टिकली अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इस तरह से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब कुछ हम स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें आपके पास बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, इनको आपने याद रखना है। सबसे पहली बात कि फोर्स जो हमने फाइंड की है F = Q × V × B। अब ये फोर्स मिनिमम कब होगी, मतलब ज़ीरो कब होगी, तो याद रखिएगा, या तो चार्ज को आप ज़ीरो कर दें, चार्ज अगर ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, या फिर इसके अलावा थीटा जो है जब ज़ीरो होगा या 180 होगा तब भी हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, ठीक है। क्योंकि V × B है तो V भी साइन थीटा, थीटा = 0 साइन 0 0, तो सारा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो आ जाएगी ज़ीरो पे। इसी तरह जब 180 लिखेंगे तो साइन 180 की भी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये फोर्स मैक्सिमम कब आएगी, यानी कि QVB, ये रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स तब आएगी जब एंगल क्या होगा, 90, किसके दरमियान, V और B के बिटवीन जब एंगल 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम आएगी, ठीक है जी। अब स्टूडेंट थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि इफ़ थीटा इज़ 0 या फिर 180, अगर आपने चार्ज को फील्ड के अंदर पैरेलल मूव करवाया है या उसको 180 के एंगल मतलब एंटी पैरेलल वो चार्ज जो है उस फील्ड के अंदर मूव कर रहा है या उसको आपने इन किया है, तो फिर इसका मतलब है कि वो चार्ज उस फील्ड के अंदर एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जो पाथ बनेगा या ट्रेजेक्टरी बनेगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। कब, जब एंगल 0 या 180 होगा, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास थीटा 90 है, मतलब आपने चार्ज को फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर इन कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो चार्ज होगा वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ कौन सा होगा जी, सर्कुलर होगा। तो अगर फील्ड के अंदर आप चार्ज को 90 के एंगल पे मूव करवा रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो सर्कुलर होगी। अब इसी बात को हमने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, तो तवज्जो कीजिएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड है, इन टू द पेज। उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल को विद वेलोसिटी v मूव करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v इस फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर इन होगा तो हम लेट कर लेते हैं जब वो इस पॉइंट A पे पहुंचेगा
तो इस पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद अब वो चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v की डायरेक्शन के साथ आगे मूव करना चाहता है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एग्जर्ट होगी। वो फोर्स इस चार्ज को सीधा नहीं जाने देगी बल्कि इसको बेंड करवाएगी। ठीक है, अब किस तरह से बेंड करवाएगी, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस बात को गौर से यहाँ पे समझ लें। देखें स्टूडेंट, जब चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो उस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो अगर बी की और वी की डायरेक्शन हमें मालूम है तो हम पॉइंट ए पे चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास वेलोसिटी है तो हमने सेट कर ली फिंगर, फील्ड इनटू द पेज है तो ये हमने फिंगर सेट कर ली इनटू द पेज, और ये आ गई वेलोसिटी। दो फिंगर हमने सेट कर ली। अब हम थंब को छोड़ते हैं तो ये इस पॉइंट ए पे चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस पॉइंट ए पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे अपवर्ड शो कर दी। ठीक है, इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो ये फोर्स उसको बेंड कर देगी, उसके पाथ को बेंड कर देगी। तो चार्ज इस तरह से मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जब वो चार्ज पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचेगा, अब वो सीधा निकलना चाहता है विद वेलोसिटी v, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, वो इसको बेंड करेगी इस कर्व पाथ में, इस तरह से बेंड करेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी। चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास v है तो हमने सेट कर ली फिंगर, b इनटू द पेज, तो ये इनटू द पेज सेट कर ली। अब ये हमारे पास क्या है, थंब हमें बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो बी पॉइंट पे फोर्स इस तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन है जो कि इस चार्ज को सीधा नहीं जाने देगी बल्कि इसको बेंड कर देगी। इस तरह से चार्ज पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स ये चार्ज पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुंचेगा, अब ये इस वेलोसिटी के साथ सीधा निकलना चाहता है, लेकिन फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रही होगी, वो इसको बेंड करेगी इस कर्व पाथ पे। क्यों? यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो हमने ये फिंगर सेट कर ली, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे क्या है, इनटू द पेज, तो ये हम इनटू द पेज सेट कर लेते हैं। ठीक है, दो फिंगर सेट कर ली। थंब को जैसे ही छोड़ोगे ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसीलिए ये चार्ज पार्टिकल को बेंड करेगी कि आप इस तरह से मूव करें। तो चार्ज पार्टिकल डी पे पहुंचेगा। अब जब डी पॉइंट पे पहुंचेगा फिर अब वो सीधा निकलना चाहता है डाउनवर्ड, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फिर उसका पाथ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ। तो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल बेंड होता हुआ दोबारा ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल रहा है कि चार्ज जो है अगर 90 के एंगल पे उसको मैग्नेटिक फील्ड में इन किया जाए तो वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी जी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने यही वाली चीज़ का एक पॉइंट बनाया कि जब एंगल 90 होगा तो पाथ विल बी सर्कुलर, और उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि इफ़ अगर एंगल हमारे पास थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस हो, तो फिर आप बताएं कि पाथ कैसे बनेगा, ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगी। तो याद रखिएगा, हेलिक्स या फिर हेलिकॉल पाथ बनेगा। तो जो चार्ज पाथ बनाएगा वो कौन सा होगा जी, हेलिकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर हम किसी और 90 से लेस और 0 से ग्रेटर एंगल हो, कोई भी हो सकता है, उस एंगल थीटा पे अगर हम फील्ड के अंदर चार्ज को पुट करें तो फिर जो चार्ज पार्टिकल है वो उस फील्ड के अंदर इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा। तो ये कौन सा पाथ बन रहा है स्टूडेंट्स, हेलिकॉल पाथ बन रहा है। तो इस कंडीशन पे आपके पास ये डायग्राम बनेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। आगे चलते हैं जी नंबर 6 पे, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम वर्क डन की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं चार्ज को यहाँ प्लेस करता हूँ, अब ये चार्ज लेट करे मूव नहीं कर रहा,
रेस्ट पे है, तो फिर वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, देख लेते हैं। पहला केस है कि अगर ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट की कंडीशन पे है तो फिर इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, V ज़ीरो, तो सारी फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब वर्क किसके बराबर होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो F अगर ज़ीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला केस तो ये हो गया कि जब फील्ड के अंदर चार्ज रेस्ट पे होगा तब वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। अब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं, मूविंग चार्ज है, तो फिर वर्क डन क्या होगा, मतलब यही वाला जो सर्कुलर केस है, यही वाला केस अगर हम लें, सारी कंडीशन यही हो, हमें बताएं कि यहाँ पे वर्क हुआ है कि नहीं हुआ ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो वर्क भी ज़ीरो के इक्वल होगा। कैसे, देख लेते हैं जी। इसी केस को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हेन मूविंग चार्ज, ठीक है, सर्कुलर पाथ वाला केस ले रहे हैं। वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमें एंगल चाहिए एफ और डी के बिटवीन। तो इस केस में, सर्कुलर वाले केस में, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होती है। तो इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया इस पॉइंट ए पे, ठीक है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। और फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट ए पे क्या है, अपवर्ड। तो ये वर्टिकली आ गई जी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड। तो एंगल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बन रहा है, 90। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह अगर चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर इसका मतलब वर्क तब भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब हमने 6 वाले पॉइंट में ये देखा कि जो हमारे पास हेडिंग थी वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या आया जी, 0 आया। ठीक है, दोनों सूरतों में, चाहे चार्ज मूव कर रहा हो चाहे चार्ज रेस्ट पे हो, वर्क डन 0 होगा। अगर वर्क 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक MCQs है कि हमें ये एक गिवन स्टेटमेंट दी गई है कि जो हमारे पास फोर्स है वो मैक्सिमम का हाफ है। अब स्टूडेंट ज़रा गौर से समझिएगा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स आती है वो किस एंगल पे आती है, मैक्सिमम फोर्स आती है 90 के एंगल पे। अगर मैक्सिमम फोर्स 90 के एंगल पे आती है तो उस मैक्सिमम को अगर मैं हाफ कर दूं तो फिर एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा। मतलब हम जानते हैं कि थीटा 90 पे फोर्स का रिजल्ट मैक्सिमम आता है। तो उसी मैक्सिमम को अगर हम हाफ कर दें, उसी मैक्सिमम फोर्स को हम हाफ कर दें, तो एंगल कौन सा होगा कि जिस एंगल पे मैक्सिमम फोर्स का हाफ आ जाता है या हमें मिल जाता है, हाफ फोर्स मिल जाती है। तो मैं दोबारा आखिर में रिपीट कर देता हूँ, एक दफ़ा गौर से सुन लें। मैक्सिमम फोर्स आती है एंगल थीटा इज इक्वल टू 90। तो उस मैक्सिमम को अगर हम हाफ कर दें तो वो कौन सा एंगल होगा, जिस एंगल पे मैक्सिमम का हाफ हमें मिलता है। तो थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 90। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अगर मैक्सिमम फोर्स 90 पे मिलती है हमें, तो जो मैक्सिमम का हाफ आधा मिलेगा वो 45 पे मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 45 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको प्रूफ करें पहले। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, F इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स का रिजल्ट क्या आया है, क्यू वी बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देते हैं क्यू वी बी डिवाइड बाय ये वाला 2 वैसे का वैसे। अब ये क्यू वी बी से कैंसल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, चेक करें कैलकुलेटर पे, या फिर अगर आपको याद है तो इसका मतलब साइन किस एंगल पे साइन की 1/2 वैल्यू होती है, 30 पे। तो इस तरह से हम जो है ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, 30 पे होती है। तो इसका मतलब मैक्सिमम का अगर हम हाफ कर दें तो एंगल उस टाइम क्या बन रहा होगा, 30 बन रहा होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।